हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, अब तक हमने वेक्टर वाला जो एक्सरसाइज है उसके अंदर दो सदिशों का योग और अंतर तक बात को पूर्ण कर लिया है, यानी किस प्रकार दो सदिशों का योग करना है और किस प्रकार दो सदिशों का अंतर करना है। उसके साथ साथ इकाई सदिश वगैरह वगैरह हम लोगों ने ज्ञात करने सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट दो सदिशों के गुणनफल के बारे में बात करने वाले हैं। यह गुणनफल दो टाइप से हो सकता है बच्चों। पहला तो ये कि यदि मैं दो सदिशों का गुणा करूं और उससे मुझे एक अदिश राशि मिल जाए, अदिश राशि का मतलब कोई कांस्टेंट मिल जाए, तो इस प्रकार के गुणनफल का नाम होता है अदिश गुणनफल। और यदि दो सदिशों का गुणा करने पर मुझे वापस सदिश मिल जाए तो इस प्रकार के गुणनफल को बोला जाता है सदिश गुणनफल। तो बच्चों, ये जो हम लोग गुणा की बात कर रहे हैं बेसिकली दो टाइप का होता है, दो सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। हालांकि फिजिक्स में ये सब बातें आ चुकी हैं बच्चों आपके पास। अब ये जो अदिश और सदिश गुणनफल के जो हमारे पास दो टॉपिक है ना बच्चों, ये 13.2 और 13.3 एक्सरसाइज उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये दो एक्सरसाइज हम लोगों को इन्हीं के बेसिस पर हल करनी है। तो पहले बात करते हैं अदिश गुणनफल की। यदि कोई दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हों कि उनके बीच का कोण हो थीटा, किसी ना किसी कोण पर तो होंगे बच्चों, उनके बीच का कोण कितना हो थीटा, तो उनके अदिश गुणनफल को व्यक्त करने के लिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को यूज करते हैं। यूं करके ए वेक्टर लिखा, फिर बी लिखा और बीच में लगा दिया बिंदु। ये इनके अदिश गुणनफल को व्यक्त करता है, इसे बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं बच्चों। इससे तो व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है ये वाला, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और गुणा में आ जाता है कोस थीटा। यदि ए वेक्टर के मोड को ए कहूँ या और बी वेक्टर के मोड को बी कहूँ तो इसका ये वाला सूत्र भी यूज़ में हो सकता है। दोनों एक ही बात है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात बता दूँ स्पेशल कि इस सूत्र को यूज़ करने के लिए आपको दोनों के बीच का कोण और दोनों के मापांक ज्ञात होने चाहिए, बिना उसके ये वाला सूत्र काम में नहीं आ सकता। यदि दो सदिश घटकों के रूप में हो तो किस प्रकार उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिलहाल अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल की जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि इनसे एक अदिश राशि या कोई कांस्टेंट मिलता है और उसका मान हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं जब उन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा दिया गया हो। नेक्स्ट हम इसका कुछ स्पेशल केस लेते हैं, उससे कुछ नए फॉर्मूले ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। पहला स्पेशल केस है यदि थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, यानी इस कंडीशन में दोनों सदिश कैसे होना चाहिए, समदिश समांतर सदिश। यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान बन जाएगा 0 डिग्री, और जैसे ही थीटा का मान 0 होगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा कोस 0 और कोस 0 का मान क्या होगा 1। तो इस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाएगा, सिर्फ ए वेक्टर का मोड गुणा में बी वेक्टर का मोड, या सिर्फ ए बी। ये आपका पहला सूत्र है बच्चों। इसके आधार पर मैं दो सदिश एक समान ले रहा हूँ, ए और ए। यदि मैं इनका गुणा करूँ तो हम लोग देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से यहाँ तक आ सकते हैं, यानी वहाँ पर क्या बनेगा ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई मुश्किल क्वेश्चन हम इससे आगे जाके हल करने वाले हैं। सिंपल सा याद रखना, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर के मोड का स्क्वायर। वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू दी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। इसके साथ साथ में जब ये वाली स्थिति है तो मैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट जो के है उसको भी ज्ञात कर लेता हूँ। अब आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, आई के मोड का स्क्वायर। आई कैप का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश, तो उसके मोड का मान तो 1 आएगा। तो आई डॉट आई क्या बन जाएगा बेसिकली बच्चों 1, क्योंकि उसके साथ जो कोस के अंदर कोण आएगा वो कितना आने वाला है 0 डिग्री। तो यदि मैं खुद से गुणा करूं तो तीन बेसिक जो हमारे पास वेक्टर होते हैं आई, जे और के, उनका यदि खुद से गुणा करूं तो उससे आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है 1। तो इस फॉर्मेशन को भी मैं हमेशा याद ही रखूंगा बच्चों। तो हमारे पास इस पेज के ऊपर 3 सूत्र हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है और ये भी आपका बार बार यूज होता रहेगा। यदि खुद से बिंदु गुणनफल करें आई, जे और के का, तो उत्तर कितना आता है बच्चों 1। अब दूसरा स्पेशल केस ले रहा हूं जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। इसका मतलब परस्पर लंबवत सदिश हो। जब सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना बन जाएगा बच्चों 90 डिग्री। उस कंडीशन के अंदर कोस 90 की वैल्यू 0, यानी इसके बिंदु गुणनफल का मान ओवरऑल आएगा 0, और यही आपका स्पेशल केस है। इसको मैं दोनों ही सेंस में यूज करूंगा। यदि कहीं पर लिखा आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 तो मैं कहूंगा ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के,
और यदि कहीं पर लिखा आ गया कि ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल 0। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। अब इसका यूज़ आई, जे और के के साथ भी हो सकता है। यदि मैं खुद से गुणा करता हूँ तो बच्चों उसका उत्तर अभी हमने ज्ञात किया था, एक एक आता है। यदि मैं खुद के अलावा किसी और से कर दूँ, आई का जे से, जे का के से और या के का आई के साथ, उस कंडीशन में एक्स और वाई अक्ष, वाई और जेड अक्ष और जेड और एक्स अक्ष के बीच के कोण की बात होगी और वो होता है 90-90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में इनके मान का इनके बिंदु गुणनफल का उत्तर क्या बन जाएगा बच्चों? 0। तो खुद से गुणा करूँ तो 1, किसी और से गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा? 0। तो इन बातों को आपने याद ही रखना है। नेक्स्ट, इसके जो गुणधर्म है, बिंदु गुणनफल के गुणधर्म, उनकी बात कर लेते हैं। पहला गुणधर्म तो ये है कि बिंदु गुणन में या अदिश गुणन में सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, दोनों का उत्तर एक जैसा आएगा। ये आपका पहला गुणधर्म है, बहुत जगह यूज करेंगे हम इसको बच्चों। दूसरा है, यदि मैं कोष्ठक वाले पद के साथ गुणा करूं, तो जैसे नॉर्मल बच्चों हम लोग संख्याओं का गुणा करते हैं ना, जैसे यूं आ जाता है, हम लोग वैसे ही इसका गुणा हल करेंगे, देखो इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रखना कि अगर बिंदु लगाया है तो वहां पर बिंदु का इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर लिखा है ए डॉट, तो इसको लिखूंगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, नॉर्मल गुणा की तरह इसको यूज करना है हम लोगों ने। अगला गुणधर्म है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो कांस्टेंट बाद में भी मल्टीप्लाई हो सकता है और पहले भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और वो पहले या तो ए में मल्टीप्लाई होगा या बी में। तो इस गुणधर्म को भी हम कहीं ना कहीं यूज कर लिया करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पास है। ये इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? किसी सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना। तो जिसका प्रक्षेप ज्ञात करना हो वो तो पूरा ले लो, जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना उसका इकाई सदिश ले लो। तो ये वाला सूत्र बन जाएगा बच्चों। इस बात को आप इसी हिसाब से याद रखना, तो आपके क्वेश्चन के आंसर फटाफट आते जाएंगे। अगला है, अब मैंने वही बात जो आपको बताई थी कि अगर मेरे पास सदिश घटकों के रूप में हो तो उसका बिंदु गुणनफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो ए वेक्टर हो a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप के रूप में, बी वेक्टर हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप और b3 k कैप के रूप में। तो इनके बिंदु गुणनफल का मान, जब इनके बीच का कोण मुझे ज्ञात नहीं है, तो इनके घटकों के गुणनफल के योगफल से मिलता है। संगत घटकों के गुणनफल का योगफल ज्ञात कर लो, वो उनका बिंदु गुणनफल बन जाएगा बच्चों। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इससे आपका आंसर बन जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत जगह हम इसका भी यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता हूँ कि जब हम अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं तो ये वाला आता है बच्चों सूत्र, इससे कोस थीटा का मान ज्ञात करूँ तो इनका लग जाएगा भाग इधर। तो यहाँ से कोस थीटा का सूत्र ये बन गया। तो सिंपल फॉर्मूला तो बच्चों ये है। अब थोड़ा सा आगे इसको एक्सपेंड किया है कि यदि आपके पास ए और बी घटकों के रूप में हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यही आएगा बच्चों, और ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर के मोड ये बन जाएंगे। तो इस आधार पर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा बच्चों। तो इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है, इसको भी आपने याद रखना है। जब जब दो सदिशों के बीच के कोण की बात आएगी मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। यहाँ पर वो दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। नेक्स्ट एक स्पेशल केस है, यदि थीटा का मान कितना हो बच्चों 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में कोस 90 की वैल्यू क्या बनेगी 0। इसका वज्र गुणा 0 के साथ कर दूं तो ये वाली शर्त बन जाएगी। तो हम इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ आगे जाके कर लेंगे बच्चों। तो इस प्रकार हमने जो इसके आर्टिकल है उसको पूर्ण कर लिया है। ये था बिंदु दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब इसके ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज 13.2 उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी फटाफट हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा इसका फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, दो वेक्टर दिए गए हैं घटकों के रूप में और उनका बिंदु गुणनफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले दिए गए सदिश। सदिश ए वेक्टर क्या है बच्चों, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। आई के साथ कुछ नहीं है, गुणा में तो 1 होगा। दूसरा है बी वेक्टर इक्वल 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 1 के कैप। इनको नाम दे दो समीकरण 1 और 2। और अब हमें इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। बिंदु गुणनफल ज्ञात करने के लिए अभी बताया था आपको कि हम इनके संगत घटकों का गुणा करके योग कर लेंगे। संगत घटक ये बन रहे हैं बच्चों, आई वाले का आई वाले से गुणा करना है तो 1 का 3 से गुणा किया 3, जे वाले का जे से गुणा करना है 2 का 2 से गुणा कर दिया तो आ गया 4। इसी प्रकार से के वाले और के वालों का गुणा करूँगा तो बन जाएगा 3, और किसी का नहीं गुणा करना है।
उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों इसका 10, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ध्यान से देखिए, ये एक कांस्टेंट आ रहा है यानी एक अदिश राशि आ रही है, इसलिए इसका नाम होता है अदिश गुणनफल बच्चों। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमें ये बताना है कि लैम्डा के किस मान के लिए दिए गए सदिश परस्पर लंबवत होंगे। यानी एक क्वेश्चन में हमारे पास सदिश परस्पर लंबवत हैं तो हम लैम्डा का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं बच्चों। सबसे पहले दिए गए सदिशों को नाम देता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पहला है 2i कैप लैम्डा जे कैप प्लस में 5 के कैप। दूसरा सदिश है बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में के कैप। इसको नाम देता हूँ समीकरण 1 और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। ये दो वेक्टर मेरे पास हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर पर, ऐसे ही बताया हुआ है। और ऐसी स्थिति आती हम जानते हैं कि इस स्थिति में इनका बिंदु गुणनफल आता है 0। अभी भी बताया था कि अगर परस्पर लंबवत होंगे तो बिंदु गुणन 0 और बिंदु गुणन 0 होगा तो कहेंगे परस्पर लंबवत है। दोनों ही सेंस में यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर किस रूप में है बच्चों? घटकों के रूप में। तो इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु गुणनफल ज्ञात करने के लिए संगत घटकों का गुणा कर दूं। 2 का गुणा -1 से होगा तो -2, जोड़ का निशान। लैम्डा का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो लैम्डा गुणा 1 से होगा तो लैम्डा। इसी प्रकार 5 का गुणा 1 से होगा तो 5। इनके योगफल का मान आना चाहिए 0। इसको यदि हल करूं तो यहाँ से लैम्डा का मान आएगा बच्चों -3, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले दिए गए सदिशों को मान लेता हूँ ए और बी वेक्टर। तो सदिश ए वेक्टर है हमारे पास, पहला वेक्टर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस में 3 के कैप। दूसरे सदिश को नाम दे रहा हूँ बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में के कैप। ये दो वेक्टर आ गए बच्चों। अब दो सदिशों के मध्य कोण का सूत्र अभी भी बताया था बच्चों आपको, कोस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। इस सूत्र को यूज़ करना है। सबसे पहले ऊपर देखिए क्या है, बिंदु गुणन घटकों के रूप में है तो संगत घटकों का गुणा करके योग कर लो। तो 3 का गुणा 2 से 6, 1 का गुणा 2 से 2 और 3 का गुणा -1 से किया तो 3 बटे में ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर का मोड ये घटक हैं इसके 3, 1 और 3, इसके वर्गों का योग कर लो तो आएगा 9, 1 और 9 का रूट बटे में बी वेक्टर का मोड, यानी यहाँ से आ जाएगा 4 + 4 और 1 का रूट। मोड ज्ञात करना आता है बच्चों हम लोगों को? बिल्कुल, हम लोगों को उसी सूत्र का यूज़ करना है। ऊपर बन जाएगा 8 में से गया 3 तो 5, नीचे आ जाएगा √19 और इसके साथ पर यहाँ पर बन जाएगा √9 यानी कि 3। ओवरऑल 5, 3 को पहले लिख दिया, √19 को बाद में। ये बच्चों कोस थीटा का मान आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ कोण ज्ञात करना है, यानी कि थीटा तो कोस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो इस आधार पर थीटा का मान बन जाएगा कोस इनवर्स 5/3 और √19 बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। हमेशा इसी प्रकार से ही आपने सूत्र का इस्तेमाल करते हुए कोण को ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ना बच्चों, उसको हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके इक्वल आएगा। और ये जो भी क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए मैं वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर के मोड का स्क्वायर, स्पेशली मैंने बताया था सूत्र, इस सूत्र को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करने के लिए मैं ले रहा हूँ LHS, और वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो ये वाला मान दिया हुआ है, इसको लिखूँगा इस रूप में, वेक्टर डॉट वेक्टर। तो ये वेक्टर बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बच्चों। उस सूत्र का यूज़ करते हैं। अब इनका गुणा करना है। मैंने बताया था बिंदु गुणनफल का मतलब क्या है, तो गुणा ही ना, गुणा करता रहूँगा, बस गुणा के निशान के स्थान पर क्या लगाता रहूँगा, डॉट, बाकी सब कुछ सेम। तो पहले ए वेक्टर का अंदर उधर गुणा करते हैं दोनों के साथ, तो आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए का बी के साथ होएगा तो प्लस में आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसी हिसाब से बी का गुणा होगा तो बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और आखिर में आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फर्स्ट स्टेप पर ये वाला सूत्र लगा दो तो बन जाएगा ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा,
गुणनफल का जो गुणधर्म बताया था पहला इसका अदिश गुणनफल का, वो यही तो था कि सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए वेक्टर डॉट हो या बी वेक्टर डॉट ए, दोनों का मतलब एक। तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख देता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इस पर फिर से ए वाला सूत्र लगाऊँ तो बन जाएगा बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब ए वेक्टर के मोड को व्यक्त कर देते हैं ए से बच्चों, तो बन जाएगा ए स्क्वायर। ये वाले मान एक जैसे हैं तो इनका योग कर दूँगा तो बनेगा 2 गुना में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसी प्रकार से बी वेक्टर के मोड को व्यक्त कर देता हूँ बी से, तो बन जाएगा बी स्क्वायर। और ध्यान से देखो बच्चों, यही आपकी RHS होगी, ये रही। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपने सिद्ध कर देना। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बच्चों मैं फिर से LHS को यूज़ कर रहा हूँ, और वो LHS है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सेम इसी की तरह करना है गुणा, जैसे मैंने यहाँ किया है, बस बीच में ध्यान रखना गुणा के स्थान पर किसका यूज़ कर लेंगे, डॉट का। तो पहले ए का गुणा करता हूँ, तो ए वेक्टर का गुणा बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का गुणा करूँ तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर इनका गुणा करूँ तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे आप गुणा करते हैं नॉर्मली वैसे ही कर रहा हूँ। वेक्टर डॉट वेक्टर वाले जो स्टेप हैं उनके ऊपर इस सूत्र का इस्तेमाल कर लूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है बच्चों, इसमें हम जानते हैं सीक्वेंस बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आखिर में बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर लिख दिया। अब बीच वाले दोनों पद एक जैसे ये तो हो जाएंगे कैंसिल। इसके स्थान पे लिख दिया ए स्क्वायर और उसके स्थान पे लिख दिया बी स्क्वायर बच्चों, और यही आपकी RHS बन जाएगी, ये रही। और इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोगों को 2 इकाई सदिश दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं जब वो इकाई सदिश होगा उसके ऊपर लगाया हुआ कैप, तो इसके मापांक का मान 1 आएगा। इस बात को भूलना नहीं है, इसको नाम लगाता हूँ समीकरण नंबर 1। और इसके साथ साथ क्या लिखा है, इनके बीच का कोण थीटा, यानी 2 वेक्टर के बीच का कोण हमें दिया गया, उसके आधार पर हमें ये मान करना है सिद्ध। इसमें तुम सिर्फ इस मान पर फोकस करो, यह है ए कैप माइनस बी कैप का मोड। मैं जानबूझकर इसके मोड का स्क्वायर ज्ञात करूँगा, और वही सूत्र वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल क्या होता है बच्चों, वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो इस रूप में हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इस रूप में बदल देता हूँ। तो इससे क्या बन जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे इनका कर दो गुणा। तो पहले ए का गुणा करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, ए कैप डॉट ए कैप, फिर आ जाएगा माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर बी का करूँ तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और आखिर में बनेगा प्लस बी कैप डॉट बी कैप। फर्स्ट स्टेप तो बन सकता है ए कैप के मोड का स्क्वायर। ये वाले दोनों स्टेप होंगे बच्चों सेम, दोनों ही माइनस में, तो आएगा 2 गुना में ए कैप डॉट बी कैप, और आखिर में आ जाएगा बी कैप के मोड का स्क्वायर। ये जो मान ज्ञात कर रहे हैं बच्चों किसका ज्ञात कर रहे हैं, ए कैप माइनस बी कैप के मोड के स्क्वायर का। अब ए वेक्टर के मोड का मान भी 1 और बी वेक्टर के मोड का मान भी 1, तो इनके स्क्वायर भी आएंगे 1 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ए कैप माइनस बी कैप के मोड का जो स्क्वायर है उसका उत्तर कितना बन रहा है, 1, बीच में माइनस 2 और ए कैप डॉट बी कैप, और प्लस में 1। इसमें 1 और 1 का योग तो बन जाएगा 2। यहाँ पर मैं बिंदु गुणनफल का सूत्र इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, ये हैं तो दोनों वेक्टर ही ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कैप का मोड बी कैप का मोड और कोस थीटा। थीटा इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लिया बिंदु गुणनफल वाले का। अब इनमें से आ सकता है कॉमन 2, देखो जैसे ही 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इनके मान क्वेश्चन में फिर से दिए गए हैं 1 1, तो बचेगा कौन, सिर्फ कोस थीटा। इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा लो बच्चों, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, दोनों का गुणा कर दूं तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, और ये ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों का ले लेता हूँ वर्गमूल दोनों साइड का, तो यहाँ आएगा ए कैप माइनस बी कैप का मोड, और उधर बन जाएगा इन सारों का रूट ज्ञात करूँ तो कितना आ जाएगा 2,
और साइन और थीटा बटे में 2। अब ये जो 2 गुना में इसका भाग इधर लगा दो, तो हमारे पास साइन थीटा बटे 2 का मान आ जाएगा बच्चों क्या, 1/2 और a कैप माइनस b कैप का मोड बच्चों। और हमें अंत में यहीं तक सिद्ध करते हुए आना था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इस स्टेप से वर्गमूल ज्ञात किया, ये स्टेप बना, और वहाँ से हमने साइन थीटा बटे 2 का मान ज्ञात कर लिया बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया ना बच्चों, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाना है इसका। क्वेश्चन क्या है, पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट को मैं हल करने के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यदि ए, बी और सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिशों, 2 बातें हैं, इनके जो मापांक है उनके मान तो एक समान है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार क्या कि ए वेक्टर का मोड इक्वल बी वेक्टर का मोड इक्वल सी वेक्टर का मोड है। जब ये 3 मान एक समान आएंगे तो मैं मान लेता हूँ ये किसी संख्या L के इक्वल आ रहे हैं। हो सकता है बच्चों, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इनके जो मापांक है वो एक समान है और किसी संख्या L के इक्वल हैं। फिर क्या लिखा गया, ये परस्पर लंब सदिश हैं, 2 बातें एक ही बात के अंदर। तो इसका मतलब यदि मैं इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात करूं किन्हीं भी 2 का, तो उसका मान आना चाहिए बच्चों 0। ये लो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि ये एक जो सदिश है इनके योग से जो बनता है उसका इन तीनों के साथ कोण एक समान होगा। तो पहले तो ये देखिए कि जब हम 2 सदिशों का कोण ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है cos थीटा, उनका बिंदु गुणन बटे में उनके मोड। मैं एक वेक्टर तो ले रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मोड भी आना चाहिए बटे में, ये लो। और दूसरा जो सदिश होगा वो या तो a होगा या b होगा या c होगा। सपोज करो अगर वो a हो तो यहाँ पर a वेक्टर का मोड आ जाएगा। अब इनके बिंदु गुणनफल में कोई हम लोगों को मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिंदु गुणनफल हम लोगों को करना आता है। दिक्कत आ रही है इसके अंदर कि हमारे पास a वेक्टर का मोड तो है, जबकि a प्लस बी प्लस सी इसका मोड हमारे पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इस बात पे फोकस रखूँगा कि मुझे वास्तव में a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मोड की आवश्यकता है, लेकिन इसका मोड तो है ही नहीं, और ना ही ए बी सी आई जे के की फॉर्म में है जिससे उनका योग करके और फिर उसका मोड ज्ञात कर लूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फिर से ये वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल मोड का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ज्ञात करता हूँ स्क्वायर को। इसके स्क्वायर का क्या मतलब होगा बच्चों, ये वेक्टर पहले इनका योग डॉट वेक्टर बन जाएगा। ये लो, ये वेक्टर डॉट वेक्टर आ गया। इनका गुणा करो जैसे तुम नॉर्मल गुणा करते हो, पहले a का गुणा करो सारों के साथ, फिर b का करो, फिर c का कर दो। तो a का गुणा जब इन सारों के साथ होगा, ध्यान रखना गुणा के स्थान पर डॉट का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं। तो आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर a वेक्टर डॉट c वेक्टर, a का गुणा करने के बाद उधर। इसी हिसाब से b का भी कर दो, तो आएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और अंत में इस सी का गुणा भी पूरे कोष्ठक के साथ होगा। तो बनेगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बच्चों यहाँ तक गुणा होने के बाद आप एक बात सोचिए कि समीकरण 1 और 2 का यूज़ हो सकता है। सबसे पहले इनका इलाज कर दो। ये तो बनेगा ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, दूसरा बनेगा बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और आखिरी बनेगा सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। बाकी सभी का मान बनेगा 0। कारण क्या है उसके पीछे, समीकरण 2 में हमने यही बात नोट की है कि बाकी किसी का भी बिंदु गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उत्तर कितना बनेगा 0। तो यहाँ पर लिख देना 0। ये हमने मान लिखा है समीकरण 2 से। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस कर लो। इनके मान हमने मान रखे हैं L के इक्वल, तो ये L स्क्वायर मिलकर क्या बना देगा 3L स्क्वायर, और ये मैंने लिखा है समीकरण 1 से। अब ये जो मान आ रहा है बच्चों किसका आ रहा है, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मोड के स्क्वायर का आ रहा है। तो मैं नॉर्मली
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड ज्ञात कर लूँ तो रूट लगाने पर आ जाएगा √3l। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ज्ञात कर ली। अब एक एक करके मैं कोण ज्ञात करता हूँ। इसलिए ए वेक्टर व ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मध्य कोण, उस कोण को मैं नाम दे रहा हूँ θ1 हो तो सूत्र होता है कोस के रूप में थीटा की जगह आ जाएगा θ1, क्योंकि मुझे 3 कोण ज्ञात करने हैं बच्चों। तो कोस θ1 पहले इन दो के बीच का कोण ज्ञात करना है, वो आएगा ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी दोनों का बिंदु गुणन और बटे में इन्हीं वेक्टर का भी आ जाता है मोड। ये लो, अब इनका बिंदु गुणनफल तो वैसे ही ज्ञात करते हैं जैसे हम वेक्टर का कर रहे हैं गुणा बिंदु लगाते हुए। तो ए का गुणा अंदर करूँ तो क्या आएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए, फिर ए डॉट बी और फिर ए डॉट सी बटे में इसका मान पता है एल, इसका मान यहाँ ज्ञात किया है √3l। ये लो, ऊपर देखूँ तो इनके मान तो बनने वाले हैं 0, ये रहे इससे, और इसका मान क्या आएगा वेक्टर डॉट वेक्टर यानी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो वहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस में 0 और बटे में आ जाएगा √3 और l²। वेक्टर ए का मोड का मान l है तो l² बटे में 3l², ये l² है बच्चों। ये हो जाएंगे कैंसिल, कितना मान आ रहा है 1/3, ये कोस θ1 का मान आएगा बच्चों। इसी प्रकार बी वेक्टर और a प्लस बी प्लस सी एवं सी वेक्टर व a प्लस बी प्लस सी के मध्य कोण क्रमशः θ2 व θ3 हो तो कोस θ2 का मान भी यही आएगा और कोस θ3 का मान भी यही आएगा बच्चों। आप चाहो तो हल कर लेना आराम से, ये उत्तर आने वाला है। अब एक बात देखो, जब कोस के मान सेम आ रहे हैं इसका मतलब उनके अंदर के कोण भी एक समान आएंगे, और हमें यही तो करना था ना सीधे। देखो बच्चों मेन क्वेश्चन में कि ये वाला सदिश इन तीनों सदिशों के साथ समान कोण बनाता है। तो हमारे पास जब ये लास्ट लाइन आ जाएगी तो उसके बाद हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। इसलिए θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है। अब इसका पार्ट नंबर 2 बच्चों सेम इसी मेथड से होना है, उसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कम, और वो क्या है देखो, ए बी सी के मापांक उसने खुद ने दिए हैं 3, 4 और 5, अब वो समान नहीं है। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो क्या आ जाएगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार ए वेक्टर का मोड 3 है, बी वेक्टर का मोड बन रहा है 4 और सी वेक्टर का मोड बन रहा है 5। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसके साथ साथ एक बात और भी लिखी गई है क्वेश्चन में, वो है कि प्रत्येक सदिश, जैसे मैं ए कहूँ, अन्य 2 सदिशों के योगफल पर बन रहा है लंब। तो इसका मतलब इनका जो बिंदु गुणनफल आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 0। पहली बात ये, इसको थोड़ा सा हल करो। अच्छा एक बात इसके साथ साथ क्या आएगी, बी सी और ए के योगफल पर होगा लंब, यानी इनका मान भी 0, और सी ए और बी के योगफल हो जाएगा लंब। इस प्रकार से दूसरी बात ये दी गई है, इसको पहले गुणा करो जैसे आप लोगों को गुणा करना आता है। इसी पद को आगे लेके चलता हूँ। तो इनका गुणा करो तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी प्लस ए डॉट सी का मान 0। इसको देखूँ तो बी डॉट सी और बी डॉट ए का मान 0, और इसको देखूँ तो सी डॉट ए और सी डॉट बी का मान 0 बच्चों। इसको 2, 3 दे दिया समीकरण नंबर। अब इससे क्या करना है बच्चों, हम इन तीनों समीकरणों का योग करेंगे जो मैंने नीचे लिखी हैं। तो 2, 3, 4 का योग करने पर जैसे योग करूँगा ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये वाले मान एक जैसे होंगे, 2 बार आएगा, ये वाले मान भी एक जैसे 2 बार, और ये वाले मान भी एक जैसे कितनी बार आएगा 2 बार। तो हमें मिलेगा 2 गुणा में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल में RHS को भी जोड़ना पड़ेगा, वो कितना आएगा 0। इसको नाम देना समीकरण नंबर 5। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों।
तो हमारे को जो दो बातें दी गई थी उनके बेसिस पर हम लोगों को यहाँ तक आना है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहले उसकी जो भाषा उसको पढ़ लेते हैं कि ये परिमाण के सदिश हैं। यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब हो तो सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करो। यानी हमें आखिर में वास्तव में a प्लस बी प्लस सी का मोड ज्ञात करना है, लेकिन मोड ज्ञात करने के लिए ए बी सी घटकों के रूप में तो है ही नहीं, तो हम इसका मोड कैसे ज्ञात करें। तो वहीं पर हम लोग वो जो पीछे वाले एग्जांपल में जो हमने लिया था ना सूत्र, उसी को यूज़ करूँगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी के वेक्टर के मोड का क्या निकाल लेता हूँ, स्क्वायर, जो कि वास्तव में क्या होगा, वेक्टर डॉट वेक्टर। तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर बिंदु गुणनफल a प्लस बी प्लस सी वेक्टर होगा बच्चों। अब क्या करना है, आप इनका वैसे ही गुणा करो जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो उससे आया था a वेक्टर डॉट a, b डॉट b और c डॉट c, और साथ में आएगा 2 गुणा में a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बच्चों। अब इसका मतलब तो वेक्टर a के मोड का स्क्वायर, ये वेक्टर b के मोड का स्क्वायर और वेक्टर c के मोड का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। इसका मान 0 है, ये रहा, ये हमने कहाँ से लिख दिया, समीकरण जो 5 है उससे। अब वेक्टर a के मोड का मान हमारे पास क्वेश्चन में है, ये देखो 3, b का 4 और c का 5 समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये बच्चों मैंने 1 से लिखा है, इसको हल करूँगा तो आ जाएगा 50। ये मान किसका आ रहा है, वेक्टर के मोड के स्क्वायर का। मुझे तो सिर्फ मोड का मान चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगा वर्गमूल का इस्तेमाल। ये बन सकता है 5√2 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम बार बार इसके अंदर a वेक्टर डॉट a इक्वल वेक्टर a के मोड के स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल्स भी पूर्ण हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपके लिए ईजी रहे होंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चों। धन्यवाद।